बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और हमारे साथ आज फिर हैं इशाल सुलेमान। हम वेलकम करते हैं इशाल को एक बार फिर, जो है ये हमारे सेट पे मौजूद है और हमारा साथ निभाएंगी। थैंक यू हमजा, बिल्कुल आपका साथ निभाएंगी। और मैं आप सबको भी इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी जो बैठे हुए देख रहे हैं हमें। आज हम आपके साथ एक बात शेयर करेंगे। जो घर पे बैठे रहते हैं, नॉर्मली लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, उनके लिए ये कि वो थोड़ा सा मुतहरक हो जाएं, थोड़ा सा वर्कआउट किया करें, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लिया करें, चहल पहल किया करें। बिल्कुल, क्योंकि हमजा मुझे ये बता रहे थे कि अगर आप एक हफ्ते में 75 मिनट से कम हार्ड वर्क करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सुस्त तरीन इंसान हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो रिसर्च सामने आई है इसके मुताबिक 8% आलमी जो अमवात होती हैं उसकी बड़ी वजह यह है कि आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। जी हाँ, 8% जो आलमी अमवात हो रही होती हैं। जिस तरह से इशाल ने हमें बताया है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप 75 घंटे एक हफ्ते के अंदर चहल पहल नहीं करते, कुछ जिस्मानी मशक्कत नहीं करते हैं, तो आप सुस्त और काहिल हैं और आप उन 8% लोगों के अंदर शामिल हो सकते हैं। और बहुत सारी बीमारियों की वजह भी ये बन रही है, ये आपका बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना, लेटे रहना। आपको हार्ड वर्क अगर नहीं कर सकते तो चहल पहल तो लाजमी रखनी चाहिए। आप एटलीस्ट कि आप मॉर्निंग वॉक करें, मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें, या फिर आप हल्का फुल्का घर के कामों में भी थोड़ी सी दिलचस्पी रखें ताकि आपकी बॉडी जो है वो मुतहरक रहे और आप बीमारियों से बचे रहें। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कि डायबिटीज़ की हम बात कर लें, हार्ट पेशेंट्स की हम बात कर लें, डिप्रेशन की हम बात कर लें और मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनका जिक्र किया गया है इस रिसर्च के अंदर कि आप क्योंकि बैठे रहते हैं। और अक्सर लोग जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारी तो नौकरी ऐसी है कि हमें ज़्यादा देर बैठना पड़ता है। तो फिर उनके लिए तजवीज़ यह है कि आप हर रोज़ आधा घंटा ऐसा निकालें जिसमें या तो आप वर्कआउट कर सकते हो या फिर आप कोई भी और एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हो। और ये एक अच्छी आदत है, इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेना चाहिए, वॉक करने को, चहलकदमी करने को। और वैसे भी ये सुन्नत रसूल भी है कि खाने के बाद आप जो है वो कुछ कदम जो है वो चहलकदमी लाजमी करें। तो मेरे ख्याल में ये आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है। ये एक अच्छी बात थी जो हमजा ने मेरे साथ शेयर की थी, मैंने आपके साथ शेयर। हाँ जी, और थोड़ी सी एहतियात और एहसास जिम्मेदारी से हम अपनी भी जिंदगी को महफूज रख सकते हैं और दूसरों की जिंदगियों को भी महफूज बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और सूरत हाल ये है कि मुल्क में आलमी वबा कहर ढा रही है। लगातार दूसरे रोज कोरोना से 100 अमवात रिकॉर्ड की गई, जबकि केसेस की तादाद भी एक बार फिर अगर देखें तो 4000 से ज्यादा हो चुकी है। ये जो तीसरी लहर के पेश नज़र इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया था, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जबकि कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार भी महदूद कर दिए गए, लेकिन फिर भी साथ ये कहा जा रहा है कि एहतियात जो है वो लाजिम है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा ज़्यादा मुतासरा इलाकों में तो तालीमी इदारे भी बंद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में भी तालीमी इदारों में अब ताले डाल दिए गए हैं। वज़ीर तालीम शहराम तरक्की का कहना है कि NCOC इजलास में किए गए फैसलों के मुताबिक पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक कोरोना से मुतासरा अजला में स्कूल 28 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे। जी हाँ, और 28 अप्रैल को दोबारा मुशावरत का भी कहा गया है कि 28 अप्रैल को दोबारा मुशावरत होगी, स्कूल खोले जाएं या बंद रखे जाएं। तो ये स्कूल उसी सूरत में खुल सकते हैं जब हम एहतियात करेंगे, बच्चे महफूज रहेंगे, हम महफूज रहेंगे। जो रेशो आ रही है इस वक्त कोरोना वायरस की वो कम होगी तो ही स्कूल दोबारा खुल सकेंगे। अगर आपको अपने बच्चों की स्टडीज़ का बहुत ख्याल है तो खुदारा एहतियात कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही। और 19 अप्रैल से जो नहम से 12वीं जमात तक के तलबा हैं उनके लिए मरहलावार तालीमी इदारे जो हैं वो खोल दिए जाएंगे। और इन जमातों के जो इम्तिहानात हैं, जैसे पंजाब के अंदर फैसला किया गया, या शफकत महमूद साहब कह रहे थे, ये मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे कि इम्तिहानात जो हैं इन जमातों के मुलतवी नहीं किए जाएंगे। उसकी रीज़न ये कही जा रही है कि अब बेसलाइन मौजूद नहीं है। पिछले साल तो बेसलाइन मौजूद थी कि जी अच्छा आपके 9th में इतने नंबर थे, 10वीं में इतने दे देते हैं, अच्छा आपको 9th में हम आगे प्रमोट कर देते हैं, अब 10वीं के ऊपर जो है मार्किंग कर ली जाएगी। अब कोई बेसलाइन मौजूद नहीं है कि पिछली दफ़ा जो है उनको प्रमोट कर दिया गया था। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहराम तरक्की साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, खैबर पख्तूनख्वा में जो सबसे पहले हमें ये बता दें कि फैसला कर लिया गया कि बोर्ड इम्तिहानात जो हैं वो होंगे ही होंगे और उसी वक्त पर होंगे जो पहले फैसला कर लिया गया था। SOPs पर अमल दरामद आप कैसे यकीनी बनाएंगे? देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स जो होंगे वो तो ऑब्वियसली एक सर्टेन क्राइटेरिया के तहत होंगे और उसके लिए हम ऑलरेडी आज भी मैंने उस पर बोर्ड के चेयरमैन के साथ मीटिंग की है, हमारे बाकी डिपार्टमेंट के लोग थे और उसको हम तरीके से करेंगे। एक मुश्किल अमल है लेकिन SOPs के साथ उसको हम फॉलो करेंगे। कुर्सियों का ऑब्वियसली वो सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे, ऑलरेडी एक इन प्लेस है और इंशाल्लाह उसको हम अकॉर्डिंगली करेंगे। तलबा का शिकवा है कि स्कूल बंद रहने की वजह से उनका कोर्स मुकम्मल नहीं हो सका, इसलिए इम्तिहानात मुलतवी किए जाएं। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या होने चाहिए मुलतवी?
देखें, ये तो बिल्कुल उनकी ये बात तो सही है कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा, लेकिन जितना कोर्स कंप्लीट होगा उसी हिसाब से एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। एग्ज़ाम के बग़ैर ये NCOC में मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है कल भी हुई है, उस पर कंसेंसस है, हम सब की एक ही राय है कि एग्ज़ाम होगा, असेसमेंट होगी, और इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है। और इम्तिहान देना कंपलसरी है, कोई गलतफहमी में ना रहे, कोई क्लास भी होगी वो ज़रूर एग्ज़ाम देंगे, कोर्स कवर होगा उसी के हिसाब से इंशाल्लाह पेपर आएगा। ठीक है शहराम तरगई साहब, जामियात को क्यों नहीं खोला जा रहा है? ये क्वेश्चन उस वक्त सामने आता है कि जब 9वीं से 12वीं जमात के हवाले से हम कुछ फैसले सुनते हैं, लेकिन इस हवाले से NCOC में क्या कोई बात हुई थी? क्योंकि बड़ी उम्र के तलबा में तो SOPs पर अमल दरामद करवाना ज़्यादा आसान है। देखें, एक एजुकेशन मिनिस्टर के लिए सबसे मुश्किल काम ये होगा हम सब के लिए, मेरे लिए, बाकी मेरे कोलीग्स के लिए, कि हम जिसके मिनिस्टर हैं उन स्कूलों का, एजुकेशन मिनिस्टर और स्कूल हम बंद कर, ये हमारी आखिरी ख्वाहिश होगी या हमारी इसमें राय होगी। लेकिन जो हेल्थ के एक्सपर्ट्स हैं जो हमें बताते हैं जिस हिसाब से ये थर्ड वेव आया है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये बच्चों को भी हो रहा है, बड़ों को भी हो रहा है, और बच्चे अमूमन डिस्कशन होती है कि जी बाज़ार खुले हैं, शादी हाल खुले हैं या बाकी पार्क्स खुले हैं, तो ये डिस्कशन हम NCOC में भी करते हैं। वो हमें हेल्थ एक्सपर्ट यही कहते हैं कि जी एक बच्चा सुबह 8 बजे आता है, 1-2 बजे जाता है, तो वो 6 घंटे एक ही कमरे में बैठा होता है, और वो एक नहीं होता, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है। तो उधर लगने, कोरोना लगने या कोविड लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, और इस थर्ड वेव में बच्चों को हो भी रहा है। तो उस हिसाब से उसको देखते हुए, प्लस प्राइमरी स्कूल की तादाद है भी ज्यादा बनिस्बत हाई और हायर सेकेंडरी के, हमारी ख्वाहिश थी कि हम 19 को वो भी खोलें, लेकिन उसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स की, फैसल सुल्तान साहब और बाकी हमारे हेल्थ मिनिस्टर, उनकी जो रिकमेंडेशन थी वो यही थी कि ईद तक उसको बंद रखे। 28 को हमारी दोबारा मीटिंग होगी, हम उसको रिव्यू करेंगे। अगर अल्लाह करे कि सिचुएशन कंट्रोल रहे और कोविड के केसेस कम होना शुरू हो जाएं और हमें लगे कि हाँ बच्चे सेफ है, स्टाफ सेफ है, तो उसको हम आगे फिर खोल सकते हैं इंशाअल्लाह। शहराम साहब, आप क्या समझते हैं, तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन की फ्राहमी जो है वो नहीं होनी चाहिए? क्या ये बात ज़ेरे गौर है? ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। ये कल मैंने रेज किया, बाकी कॉलीग्स ने इस पे एग्री किया। ऑब्वियसली वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त एज वाइज वो आ रहे हैं, खा वो टीचर हों, खा वो कोई और तबके से हो, एज के हिसाब से वो नीचे ग्रेजुअली आ रहे हैं। लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट फेडरल गवर्नमेंट को हमने की है कि टीचर्स को फ्रंट लाइन डिक्लेयर करके, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बड़ा मुतासिर हुआ है पिछले 1 साल में, तो अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होती है तो उन्होंने ये एग्री किया कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे है, इसको हम कंसिडर ज़रूर करेंगे, और अगर हमें वैक्सीन मिलती है तो उसको हम उसमें कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो। तो एक कंसिडरेशन है, एक ख्वाहिश है, एक कोशिश है। अल्लाह करे कि हुकूमत इसमें कामयाब हो और ये हो सके। तो अगर हो गया टीचर को वैक्सीन लग, तो हमारे स्कूल आराम से खुल सकते हैं और उसमें बड़ा फ़ायदा होगा एजुकेशन सिस्टम को। अच्छा शहराम साहब, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुरादराज साहब हमारे प्रोग्राम में, जब हमने उनसे इम्तिहानात के हवाले से बात की, तो इम्तिहानात मुलतवी करने के मामले पर उन्होंने कहा कि तलबा के पैगामात और कॉल्स उनको आ रही हैं कि इम्तिहानात मुलतवी कर दिए जाएँ। क्या आपको भी कोई पैगामात आ रहे हैं कि इम्तिहानात को मुलतवी कर देना चाहिए? मुराद को आई डोंट नो, मुराद राज को मेरा भाई है, कोलीग है और मेरा अच्छा दोस्त भी है। उसको आती हैं, कुछ लोग ख्वाहिश जाहिर करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स डिले हो, लेकिन एग्ज़ाम होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम बाय ऑल मीन्स होंगे, ये हमने कंसेंसस आपस में डेवलप किया है। जो लोग पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं या वो एग्ज़ाम को किसी भी सूरत, ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई के वक्त ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, तो उनकी शायद ख्वाहिश हो कि जी एग्ज़ाम्स डिले हो। एग्ज़ाम्स डिले नहीं होंगे, एग्ज़ाम्स टाइम पे होंगे। तैयारी अभी शुरू करें और इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर लेंगे।
ठीक है शहराम तरगी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। मुरादरा साहब ने भी यही कहा था कि जी के वक्त पर होंगे और बच्चे जितना टाइम मुझे मैसेजेस करने में ज़ाया कर रहे हैं उतनी वो तैयारी करें। और शहराम तरगी साहब भी स्माइल कर रहे थे, वो कह रहे थे जी एग्जाम्स तो होंगे, लेकिन बच्चे जो है ना वो इससे खास से जो है वो नाला नजर आते हैं, क्योंकि पहले तो शफकत महमूद जो है वो उनके हीरो बन चुके थे, लेकिन एग्जाम्स की खबर सुनते ही बच्चों का जो वो एक था, उन्होंने एक बुत बना रखा था शायद शफकत महमूद साहब का हीरो के, जी वो नीचे आ गिरा है। बच्चे इस वक्त बहुत नाला नजर आ रहे हैं। हाँ चले बच्चे नाला ना हो, बच्चे तैयारी करें क्योंकि बहुत छुट्टियां कर ली हैं, आप घर में भी बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और ये मैट्रिक के अगर खास तौर पे देख लिया जाए तो बच्चों को कोर्स आउटलाइन का पता ही होता है और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता, बच्चे समझदार होते हैं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ही आपके क्वेश्चन पेपर्स तैयार किए जाएंगे, क्योंकि पता है कि सिलेबस जो है वो आप लोगों ने किस हद तक कंप्लीट किया है। इस वक्त मामला सिर्फ ये है कि एसओपीज का कितना ख्याल रखा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसके क्या एसओपीज होंगे और बच्चे किस तरह महफूज रखे जाएंगे, ये एक मामला, इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है। हम आगे बढ़ेंगे। एक और खबर ऐसी है कि जो सुनने के बाद जब हम तक पहुंची तो हम सब जो हैं बहुत दुखी भी हुए और हम मतलब गुस्से में भी थे कि ये क्या मामलात है कि पाकिस्तान की इस तरीके से जो है, आप अगर बात कर लें दुनिया के अंदर पाकिस्तान की सुबगी हो रही है, कहना गलत नहीं होगा। पाकिस्तान का जो एक इमेज है वो ख़राब जा रहा है हमारी अपनी गलती की वजह से कि फीफा ने अंदरूनी तनाज़ात पर पाकिस्तान की जी रुकनियत जो है मुअत्तल कर दी। अब ये देखें, अब हम क्रिकेट की तरफ ठीक है हमारा ध्यान है, लेकिन इन चीज़ों पे ध्यान होना चाहिए। फीफा सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला एक ऐसा फुटबॉल जो है खेल है, पाकिस्तान की सुबकी हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। इतलात के मुताबिक तो ये भी बताया गया है कि फीफा ने PFF हेडक्वार्टर्स पर मुबैना कब्जे की वजह से पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल की है। ये इंतहाई मतलब शर्मनाक हमारे लिए है। फीफा हुकाम ने अपने तहरीरी फैसले में दो टोक लिखा कि फीफा की बताई हुई हारून मलिक की जो सरबराही में नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तमाम इख्तियारात इंतजामात वापस किए जाएं, अदरवाइज ये रुकनियत जो है वो यूं ही बहाल रहेगी, मतलब मुअत्तल रहेगी। हाँ जी, और बहाल नहीं किया जाएगा। और इससे पहले फीफा के जारी करदा एलामिये में फुटबॉल हाउस पर कब्जे की मजम्मत करते हुए भी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया था, जबकि कब्जा खत्म ना करने की सूरत में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर 5 साल तक पाबंदी की वार्निंग दी गई थी, लेकिन हमारे कान पे तो जूं नहीं रिंग थी ना। और फीफा ने कहा था कि PFF के फुटबॉल हाउस में दरअंदाजी का मामला कांग्रेस इजलास में भी ले जाया जाएगा। अब ये सारे मामलात हैं कि जब हमें पहले वार्निंग भी दी गई, उसके बावजूद जो है हमारा रवैया ऐसा था और अब हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और इतनी शर्मिंदगी की बात है कि पूरी दुनिया को पता है पाकिस्तान के ऊपर जी पाबंदी लगा दी गई है क्योंकि अंदरूनी मामलात इनके ठीक नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो सूरत हाल चल रही है इसके ऊपर हम लोग डिबेट्स चल रही हैं डिफरेंट किस्म की कि जी ये अब बाकायदा इसको जो रुकनियत मुअत्तल की गई है ये यूं ही रहेगी, या फिर हम नॉर्मल हो सकते हैं, या फिर हम जो फीफा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है उसको हटाया जा सकेगा। ये तो एक अब बहस चल पड़ी है। और जो आलमी सतह पर हमारी सुबकी हो रही है या हमें शर्मिंदगी हो रही है वो यकीनन बहुत ज्यादा है, कहीं ज्यादा है इस मामले से। और अब ये जो ग्रुपिंग का मामला, इसी पर बात कर लेते हैं। फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। फीफा की तरफ से पाकिस्तान की फुटबॉल फेडरेशन पर पाबंदी लगने से शर्मिंदगी का तो बहुत सामना करना पड़ रहा है, हमें नुकसान कितना होगा? फीफा की पाबंदी लगने से जी पाकिस्तान का फुटबॉल इफेक्टिवली हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से पूरी तौर पे आइसोलेट हो जाएंगे। जब फीफा पाबंदी लगाता है किसी मुल्क पे तो इसका मतलब है कि वो मुल्क अब किसी और मुल्क के खिलाफ फुटबॉल नहीं खेल सकता, नंबर 1। जो सेकंड बड़ा इम्पैक्ट इस चीज़ का आएगा वो ये है कि फीफा हर कंट्री को सपोर्ट करता है फंडिंग के थ्रू और पैसों के थ्रू। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सपोर्ट फीफा और AFC के थ्रू ही आती है। पाबंदी लगने की सूरत में कोई फाइनेंशियल सपोर्ट, कोई ट्रेनिंग और कोई अपॉर्चुनिटी फीफा या AFC की तरफ से हमारे भी यूथ को नहीं मिलेगी। सही। अच्छा, आप ये हारून मलिक साहब कहिएगा, क्योंकि इशफाक ग्रुप की जानिब से ये कहा गया है कि हम तो अदालती हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? क्या वाकई अदालती हुक्म के मुताबिक चल रहे हैं? वो तो फिर फड्डा किस बात का है? और आखिर हाँ ये माजरा है क्या, ये भी हमें बताइएगा। मैं भी यही सोचता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त फीफा रैंकिंग के मुताबिक 201 पे रिफ्लेक्ट होता है। ये 201 हमारे प्लेयर्स की कैपेबिलिटी की अक्कासी नहीं करती, हमारे प्लेयर 201 से बहुत बेहतर हैं। ये जो 201 है ये इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज की वजह से हम इस पोजीशन पे खड़े हुए हैं। जिस तरह कि आपने देखा नेशनल वुमेन्स चैम्पियनशिप के दौरान जो इंटरनेशनल मैचेस की हमने कॉन्फर्मेशन भेजी उसके दौरान और जो गेम्स चल रही थी वो सब के बावजूद
ये एक ग्रुप आया जिसने पूरी फुटबॉल को डिस्टर्ब कर दिया और उसकी वजह से एकदम पाकिस्तान अब फिर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में फुटबॉल में भी बैन हो गया। एंड फीफा का ये लेटर हर मेंबर एसोसिएशन को जाता है। सो 210 ममालिक को ये लेटर भी गया है इन लोगों की से कि पाकिस्तान अब बैंड है फीफा से। ठीक है हारून मलिक साहब, जिस तरह से इशाल आपसे पूछ रही थी कि दूसरे ग्रुप का जिक्र आपने भी किया, उनका तो दावा यह है कि अदालती अहकामात के मुताबिक ही वो पीएफएफ को चला रहे हैं, तो इस पर एतराज क्या है फीफा को भी आपको भी? अशफाक साहब का जो भी बयान है या अशफाक शाह ग्रुप का जो भी बयान है कि वो मैंडेट चला रहे हैं, जैसा कि वो आपको खुद बता चुके हैं कि 2019 में उन्होंने इस चीज़ से इस्तीफा देके फारिग होके हैंड ओवर कर दिया था फीफा की बॉडी को। अब ये तो वही बात हो गई कि 5 साल बाद कोई आए और कहे कि नहीं मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, अब मैं फिर आना चाहता हूँ, सब निकल जाए। चीज़ें इस तरह नहीं चलती, नंबर 1। नंबर 2, वो क्लियरली जानते बूझते हुए कि फीफा का बैन आएगा, जानते बूझते हुए कि फुटबॉलर्स का नुकसान होगा, जानते बूझते हुए कि कोचेस और रेफरीज का नुकसान होगा और पाकिस्तान पूरी कम्युनिटी में बैन होगा, उसके बावजूद वो इस चीज़ पे डटे हुए हैं कि नहीं हम फुटबॉल चलाएंगे। जब फुटबॉल ही नहीं रहेगी, फुटबॉलर नहीं रहेगा, वो क्या फुटबॉल चला रहे हैं ये शायद सही वही बेहतर। मालिक साहब, तो इस मामले में हुकूमत खामोश है, इस वक्त हम देख रहे हैं, तो हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है? मेरा ये ख्याल है जी कि डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने कुछ दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत वजाहत के साथ ये स्टेटमेंट दी थी कि गवर्नमेंट इस एक्शन को कंडेम करती है। तो गवर्नमेंट इन लोगों की सपोर्ट में नहीं है। जो आज जिस तरह आपने कहा कि क्या इकदाम लिए जा सकते हैं, आज का जो स्टेप है वो ये है कि इन लोगों को जल्द अज जल्द फुटबॉल हाउस से वेकेट किया जाए। जो लीगल राइटफुल पीएफएफ है, विच इज़ जो फीफा की तरफ से रिकग्नाइज्ड है, उनको वापस फीफा हाउस का कंट्रोल दिया जाए और फिर एनसी इमीडिएटली फीफा को लिखे और इस सस्पेंशन को जल्द से जल्द खत्म करवाने की। ठीक है हारून मलिक साहब, ये जो अंदरूनी मामलात हैं सारे, इस तमाम मामले में ये हमें बता दें कि फुटबॉल शायकीन और खिलाड़ियों का आखिर कसूर क्या है? शायकीन भी बहुत कम है पाकिस्तान में और खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उस तरीके से उन लोगों को ना स्पॉन्सर्स मिलते हैं, ना ही उन लोगों को मीडिया रिकग्निशन मिल रही होती है। इस तरह तो पाकिस्तान में किसी को फुटबॉलर बनना ही नहीं चाहिए। आप देखें जो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया, नेशनल वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप चल रही थी, उसके आखिरी 3 मैच रह गए थे। आखिरी 3 मैच के दौरान उन्होंने ये इंटरप्शन की, नंबर 1। नंबर 2, हमने सैफ कप में पार्टिसिपेशन मेंस नेशनल टीम की कंफर्म कर दी। हमने कैंप अनाउंस कर दिया कि ईद के फौरन बाद मेंस नेशनल टीम कैंप शुरू हो जाएंगे। हमने और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अपनी पार्टिसिपेशन कंफर्म की थी। इसी तरह कई क्लब्स, कई प्लेयर्स चाहते हैं कि वो जाके इंटरनेशनली खेल सकें। इन लोगों के एक्शन की वजह से ये सब चीज़ें स्टॉप हो गई। आपने हज़ारों फुटबॉलर्स की एक्टिविटीज़ रोक दी और कई घर जो फुटबॉल से चलते हैं वो इन लोगों की वजह से बंद हो गए। स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। चंद लोगों के एक्शंस की वजह से पूरे मुल्क को सफ़र करना पड़े, ये बात। ठीक है हारून मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने और मामला यही है इशाल कि आप कैसे इस तरीके की अंदरूनी तौर पर आप 2 ग्रुप्स में कैसे बट सकते हैं और किस तरह से आप ऐसा मामला कर सकते हैं कि सारे ममालिक को ये चला गया हो, लेटर नोटिफिकेशन चला गया हो कि जी पाकिस्तान की रुकनियत हम मुअत्तल कर चुके हैं। जो है पाकिस्तान के लिए बहुत गलत है और बड़ी मुश्किल से जो है फुटबॉल में खिलाड़ी आगे आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फुटबॉल में पाकिस्तान का नाम आगे लेके जाया जाए, रैंकिंग बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मामले में वो किसी इवेंट में शिरकत ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर जो है फौरी तौर पर अदा करना चाहिए, इस पे एक्शन लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल में कुछ गुजरे हुओं को भी याद कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। मारूफ क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली,
खान जो हैं मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत चुके हैं उन्हें। असद अमानत अली की गाई हुई गज़लें हों या फिर कुछ और मौसीकी कानों में रस घोलते हुए हैं, अफसुर्दा दिलों को सुकून पहुंचाने का सबब बन जाते हैं। हाँ जी, तो अल्लाह इस अजीम फनकार की मगफिरत फरमाए। और हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है इशाल, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।